दोस्तों आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसको सुनकर आप वाकई में परेशान होने वाले हो। आप सामने जो घर देख रहे हो भारत के केरल के कोझिकोड में, इस घर में 2002 से लेकर 2016 तक एक ऐसा मौत का खेल चला जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया था। 14 साल में इस घर में रह रहे थॉमस परिवार के 6 सदस्यों की बारी बारी से मौत हो जाना इस कहानी को इतना पेचीदा बना देता है कि 14 साल में मरे इन 6 सदस्यों की कब्र को दोबारा से खोदना पड़ा, जिसमें एक 2 साल की बच्ची की भी कब्र थी। और जब इन कब्र को खोदकर लाशों को बाहर निकाला गया तो एक ऐसी कहानी सामने आती है जिसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। तो आप इस कहानी में अपना दिमाग जरूर लड़ाइएगा और आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। है भारत के केरल के कोझिकोड के कुडाथाई के लार्स माथा चर्च के सामने एक पुराना कब्रिस्तान है। 4 अक्टूबर 2019 की एक सुबह ही केरल पुलिस अपनी पूरी टीम के साथ तमाम मजदूरों के साथ इस कब्रिस्तान में पहुंच जाती है और पुलिस के साथ एक विटनेस यानी कि एक व्यक्ति था जो कब्रों की ओर इशारा कर रहा था, जिससे लग रहा था कि ये कब्रें उसके किसी घर के सदस्य की थी। अब दोस्तों उस कब्रिस्तान में 6 कब्रों की पहचान कर ली जाती है जो कि कोझिकोड के थॉमस परिवार के सदस्य थे। अब तक शमशान घाट में लोगों की भीड़ लग चुकी थी। लोग हैरान थे इतनी पुरानी कब्रों को क्यों निकाला जा रहा है। फिर दोस्तों कुछ लोग इन कब्रों से मिट्टी को हटाना शुरू करते हैं और कब्र के ऊपर लगी सिल्लियों को हटाते हैं। बाकायदा इसकी पूरी वीडियोग्राफी की जा रही थी। दोस्तों उस कब्रिस्तान में खड़े लोगों के मन में अजीब सा डर का माहौल बना हुआ था। तभी सबसे पहले जो कब्र खोदी गई वो थी 17 साल पुरानी थॉमस परिवार की 59 साल की अनम्मा थॉमस की, जिसको 17 साल पहले दफनाया गया था। तो दोस्तों जब इस कब्र को खोदा गया तो इसमें से निकलती है एक पूरी तरह से सड़ी हुई लाश जो कंकाल बन चुकी थी। दूसरी कब्र खोदी जाती है 11 साल पुरानी टॉम थॉमस की जो अनम्मा का पति था। पहली 2 कब्रें पति पत्नी की थी और इन दोनों में उम्र का 6 साल का अंतर था। अब तीसरी कब्र को खोदा जाता है जो थी 8 साल पुरानी और ये कब्र थी टॉम थॉमस और अनम्मा थॉमस के बड़े बेटे रॉय थॉमस की। और अब तक माँ बाप और बेटे की लाश मिल चुकी थी। अब चौथी कब्र को खोदा गया जो थी 5 साल पुरानी और ये डेड बॉडी थी अनम्मा के भाई मैथ्यू की। और दोस्तों इस मैथ्यू का इस कहानी में बड़ा अहम रोल था। और जब अगली कब्र को खोदा गया तो इस चीज ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। अगली लाश थी एक 2 साल की मासूम बच्ची अल्फाइन की, जिसकी मौत 2014 में हुई थी। इसके बाद आखिरी कब्र को खोदा गया जो थी इस बच्ची की माँ सिली की, जिसे 2016 में दफनाया गया था। दरअसल सिली टॉम थॉमस के भाई के बेटे शाजू की पत्नी थी और 2 साल की अल्फाइन इन्हीं दोनों की बच्ची थी। दोस्तों जब आप इस पूरी कहानी को जानेंगे और मौत का कारण जानेंगे तो आप शायद परेशान हो जाएंगे। अब पुलिस कब्रिस्तान इन लाशों को फोरेंसिक लैब जांच के लिए भेज देती है, यह जानने के लिए कि आखिर इनकी मौत हुई कैसे थी। तो दोस्तों जब इन लाशों की जांच की गई तो जो कहानी सबके सामने आई उसने वहाँ के आसपास के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लोगों को झकझोर दिया था, क्योंकि भारत में ऐसी घटना पहली बार हुई थी। और जो कहानी सामने आई थी वो कुछ इस तरह से थी। और दोस्तों आप इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा। 2002 में इस घर में थॉमस परिवार बड़ी खुशहाली के साथ रहता था। घर में टॉम थॉमस और अनम्मा थॉमस पति पत्नी रिटायर्ड कर्मचारी थे जिनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, अच्छा घर था और इस घर में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। सब लोग मजे से रह रहे थे। अनम्मा और टॉम थॉमस के 2 बेटे थे, रोजो थॉमस और रॉय थॉमस। रोजो अमेरिका में रहता था और रॉय अपनी पत्नी जोली के साथ इसी घर में रहता था। रॉय और रोजो के मामा मैथ्यू भी यहीं रहते थे और इनके घर में एक और शख्स रहता था जिसका नाम था साजू थॉमस, जो था टॉम थॉमस के भाई का लड़का। साजू अपनी पत्नी सिली और 2 साल की बच्ची के साथ रहता था। फिर दोस्तों 22 सितंबर 2002 को इस घर में वो दिन आता है जिसके बाद मौत का सिलसिला नहीं थमता है। अनम्मा बिल्कुल स्वस्थ बैठी हुई थी। तभी अनम्मा को बेचैनी होने लगती है और वह चक्कर खाकर गिर जाती है। जब अनम्मा को हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने अनम्मा को मृत घोषित कर दिया। उसके बाद सभी को लगा कि हार्ट अटैक था और अनम्मा का बिना पोस्टमार्टम किए लाश को दफना दिया जाता है। फिर इसके 6 साल के बाद 26 दिसंबर 2008 को टॉम थॉमस भी सेम ऐसी ही कंडीशन में मर जाते हैं और इनका भी ऐसा लगा जैसे दिल का दौरा पड़ा हो, तो इनका भी पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। लेकिन दोस्तों 3 अक्टूबर 2011 में मौत होती है रॉय थॉमस की, जिस मौत ने एक बहुत बड़ा शक पैदा कर दिया। दरअसल इन मौतों में सबसे कॉमन बात ये थी कि मरने वाले के मुंह में अजीब तरीके से झाग आ जाते थे। तो ये देखकर अनम्मा के भाई यानी कि मरने वाले रॉय थॉमस के मामा मैथ्यू को बड़ा अजीब लगता है और मैथ्यू को शक हो जाता है और उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है। तो मामा मैथ्यू रॉय थॉमस का पोस्टमार्टम करवाने पर अड़ जाते हैं, लेकिन घर वाले मना करते हैं। रॉय थॉमस की पत्नी जोली भी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे पोस्टमार्टम करवाया जाए। मामा मैथ्यू जोली का दुख समझ सकता था। अक्सर कुछ महिलाएं अपने घर के सदस्यों के पोस्टमार्टम से मनाही कर देती है, लेकिन दोस्तों मामा मैथ्यू ने जिद करके रॉय थॉमस का पोस्टमार्टम करवा दिया। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो एक दहला देने वाली जानकारी सामने आती है कि रॉय थॉमस के शरीर में जहर मिला है। लेकिन ये पता नहीं चल पाता है कि जहर शरीर में खुद ब खुद बन गया या किसी ने दिया है, जिस कारण जानकारी के अभाव और आधी अधूरी रिपोर्ट के कारण इस केस को यहीं पर रफा दफा कर दिया जाता है। लेकिन इसके 3 साल के बाद 24 अप्रैल 2014 को इस घर से मौत होती है उसी मामा मैथ्यू की जिसको बाकी मौतों पर शक था। इसकी भी मौत मुंह में झाग आकर जी घबरा कर हुई थी, लेकिन इनका भी
पोस्टमार्टम नहीं किया गया था। दोस्तों अब जब इस घर में 4 मौतें हो चुकी थी तो लोगों को अजीब सा वहम होने लगा। आसपास के लोग इस घर से दूर से निकला करते थे, क्योंकि दोस्तों एक ही घर में इतने सारे लोगों की मौत हो जाना, वो भी बिना कारण के, बहुत डरावना होता है। अब दोस्तों 3 मई 2014 को इस घर में मौत हुई थी एक 2 साल की मासूम बच्ची अल्फाइन की, जिसका पानी पीते पीते अचानक से सांस अटक जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और इस मासूम की मौत ने लोगों को सबसे ज्यादा सदमे में डाल दिया था। और अब 11 जनवरी 2016 को छठी मौत होती है साजू की पत्नी और इस बच्ची की माँ सिली की। और इसके बाद सिली की लाश को भी उन 5 लाशों के साथ कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। और दोस्तों अब इस घर में बची थी रोय की पत्नी जोली और सिली का पति साजू। अब लोगों को इनकी भी चिंता होने लगी कहीं ये भी ऐसे ही न मारे जाएं। लेकिन दोस्तों 2017 में एक ऐसा वाकया होता है जिसने पूरे क्षेत्र को चौंका दिया था और इस केस को खोल के रख दिया था। दरअसल 2017 में रोय की पत्नी जोली और साजू शादी कर लेते हैं। और जब इन्होंने शादी की तो टॉम के छोटे भाई रोजो को कुछ अटपटा सा लगता है, क्योंकि अभी घर में 1 साल पहले ही मौत हुई थी और अभी भाभी शादी कर रही है। तो रोजो अपने शक के चलते अमेरिका से भारत आ जाता है और पुलिस से इस केस की इन्वेस्टिगेशन की मांग करता है। लेकिन पुलिस को लगता है कि बिना सबूत के कैसे इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो रोजो अपने भाई रोय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाता है कि अगर ये मौत नेचुरल है तो इसके शरीर में जहर कैसे आया। तो पुलिस को लगा कि हाँ इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तो फिर पुलिस कुछ सबूत इकट्ठा करती है। और दोस्तों जब पुलिस घर की तलाशी ले रही थी तो उनके घर की रसोई से एक ऐसी चीज मिलती है जिसे देखकर पुलिस वालों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दरअसल पुलिस को एक बोतल मिलती है जिसमें साइनाइड था। दोस्तों साइनाइड एक ऐसा जहर होता है जिसे अगर कुछ दिनों तक किसी व्यक्ति को दिया जाए तो उसकी मौत ऐसे होती है जैसे नेचुरल मौत हो। और इस केस में भी ऐसा ही हुआ और इन लाशों को कब्र से निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम किया गया। तो पता चलता है कि सभी को कई सालों तक यही साइनाइड जहर दिया गया था, जिससे धीरे धीरे इनके अंदर का शरीर खत्म हो गया। अब दोस्तों पुलिस सारा खेल समझ चुकी थी। पुलिस को पक्का शक था घर की बहू जोली पर। और जब जोली को पकड़ा गया तो पहले तो जोली कुछ नहीं बोलती है, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई तो जोली कबूल कर लेती है और कहती है कि उसने पिछले कई सालों से साइनाइड घर की रसोई में रख रखा था और जब भी किसी को मारना होता वह थोड़ा थोड़ा करके उसके खाने में मिला देती, क्योंकि अगर वह जहर अचानक से किसी को दे देती तो शक हो जाता। और फिर उसने पुलिस को बताया कि उसने अपने सास ससुर को तो इसलिए मारा क्योंकि वह जायदाद हड़पना चाहती थी और अपने पति को इसलिए मारा क्योंकि वह शुरू से एक गुड लुकिंग हस्बैंड चाहती थी, लेकिन उसे मिल नहीं पाया, जिस कारण उसने रोय को मार दिया। और मामा मैथ्यू को इसलिए मारा क्योंकि मामा उसका सारा खेल खत्म कर सकता था, क्योंकि मामा को शक हो गया था। लेकिन दोस्तों जब पुलिस ने पूछा कि आखिर उस माँ और उस 2 साल की मासूम बच्ची से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी, तो जोली कहती है कि साजू अपनी पत्नी और अपनी बेटी अल्फाइन से बेहद प्यार करता था। अगर वह उसे नहीं मारती तो साजू उससे शादी नहीं करता। अब पुलिस भी सोच रही थी कि ये कैसी औरत है जिसने अपने लालच के चक्कर में एक भरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। और दोस्तों उसके बाद उन 2 लोगों को भी पकड़ लिया जाता है जो सुनार की दुकान से इस जोली को यह जहर ला कर देते थे। और जोली के दूसरे पति को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन इसमें उसका कोई भी हाथ नहीं लगता है। मगर पुलिस अब भी जांच में जुटी है और पूरी कोशिश कर रही है कि गुनहगार को कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।